वेलकम यू ऑल टू सेल्फ स्टडी। आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स क्लास 9th के चैप्टर का सेकेंड पार्ट जो है उसको पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस क्या होते हैं, पार्टिकल का मूवमेंट्स किस तरीके से होता है। आज हम उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर आगे देखेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर कैसी होती हैं। सो स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। दीज आर द थ्री जनरल स्टेट्स ऑफ मैटर जो हम पढ़ते हैं। अब इन जो स्टेट है मैटर की, इनके ऊपर हम जो पार्टिकल्स थे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, उनमें स्पेसेस थी, उनका मूवमेंट था, तो वो कैसे इन तीनों स्टेट्स में वेरी करते हैं, सबसे पहले हम उस चीज को स्टडी करते हैं जिससे कि हमें आगे इन स्टेट्स के बारे में पढ़ने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम ये टेबल एनालाइज करेंगे। इस टेबल में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस को लिस्ट किया है। अगर आप इसमें ध्यान से देखो, when we are studying about solids, it says that their intermolecular space is least, सबसे कम है। That is कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही पास पास होते हैं, इनके बीच में स्पेसेस ज्यादा नहीं होती। The next one is about liquids. उनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस कैसी हैं? They are more than that of solid but less than that of gases. मतलब ये कहीं ना कहीं इन दोनों के मिड में लाई करेगा। इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं वो थोड़ी ज्यादा हैं, किससे? सॉलिड से, लेकिन गैसेस से कम रहेंगी। और गैसेस की जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं। एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा आपको यहाँ मिलेगा। The next point is about the movement of particle. तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मीन्स कि वो अप्रोक्सीमेटली नल है, ना के बराबर है। बट स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना कि वो ना के बराबर है, ना नहीं है। सो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो बहुत कम होता है। We mostly say that they can only vibrate about their position. जहां पे हैं वो वहीं पे हल्का बहुत वाइब्रेशन शो कर सकते हैं, इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं होता उनका। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनका मूवमेंट होता है, लेकिन लिक्विड की बाउंड्रीज के अंदर ही होता है, उससे बाहर नहीं जा सकते ये पार्टिकल्स। और गैसेस की जो पार्टिकल्स हैं इनका जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आप इन्हें जितनी भी स्पेस दे दो, अगर दो पार्टिकल्स भी है ना, तो एक अगर इस पॉइंट पे होगा तो दूसरा इस पॉइंट पे आ जाएगा। उनको आप जितना स्पेस दो ये उस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सो दैट इज द मूवमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स। सो सॉलिड्स शो negligible movement of particles. Liquids show particle movement that is more than that of solid and less than that of gases, and the particles move inside the boundaries of the liquid. And about gases, they show maximum movement of particles. The last one is the intermolecular or the interparticle force of attraction. This characteristic is maximum in solids. Solids में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है. Then again, when we come to liquids, it is less than that of solid and it is more than that of gases. तो particles के बीच में जो attraction है वो liquids में solid से ज़्यादा होता है लेकिन gases से कम है. And in gases, this attraction is negligible. इन तीनों पॉइंट्स में एक चीज जो है वो कॉमन थी और सबने बहुत अच्छे से शायद से नोटिस भी करी होगी, दैट इज कि लिक्विड्स की जो भी प्रॉपर्टी है ना वो सॉलिड और गैसेस की प्रॉपर्टीज के बीच में लाई करती हैं.
अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस जो थी वो सॉलिड में लीस्ट थी और गैसेस में मैक्सिमम थी, तो लिक्विड्स में उनके कहीं ना कहीं बीच में लाई कर रही थी, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। सिमिलरली मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के बारे में भी हम कह सकते हैं, और ऐसे ही हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में भी कह सकते हैं। अब हमने ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक हैं पार्टिकल्स के, वो तीनों स्टेट्स में स्टडी किए हैं। अब हम आगे ये देखेंगे कि इन एक एक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इन स्टेट्स ऑफ मैटर पर क्या फर्क पड़ रहा है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल के, ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो कैसे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट सॉलिड्स। व्हेनेवर वी हैव टू डिफाइन अ सॉलिड, तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे देते हैं? We say that solids are the substances which have a definite shape, distinct boundaries, and fixed volumes. So what are solids? These are substances which have definite shape, distinct boundaries, and fixed volume. हम कह रहे हैं कि सॉलिड की शेप जो है वो डेफिनेट है। वो डेफिनेट क्यों है? देखो, जो सॉलिड है उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर उसकी जो स्पेस थी वो कम थी, वो एक दूसरे से बिल्कुल अटैच्ड है। तो अब जब ये एक दूसरे से बिल्कुल अटैच्ड हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं है, सो व्हाट विल हैपन? इसकी शेप चेंज नहीं हो सकती क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर जाएंगे ही नहीं, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर मूव नहीं करेंगे, तो वो शेप चेंज नहीं होगी। शेप चेंज नहीं होगी तो वॉल्यूम भी सेम ही रहेगी। इफ इट्स शेप इज नॉट चेंजिंग, सो वॉल्यूम तो डेफिनेटली विल रिमेन सेम, क्योंकि अगर ये ऐसे है और इसी फॉर्म में रहेगा लास्ट तक, तो इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं है और इसकी बाउंड्रीज बहुत ही डिस्टिंक्ट होती हैं। आप कोई भी सॉलिड चीज जो है उसको उठाकर देखो, अगर हम एक वुडन ब्लॉक की बात करते हैं तो एक वुडन ब्लॉक में इसकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट रहती हैं। अगर आप इस पे फोर्स और प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन शेप चेंज नहीं होगी। मतलब जो वुडन ब्लॉक है वो एज इट इज होल जो है उसकी शेप चेंज नहीं होगी, वो टूट के दो जगह डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उसकी शेप और वॉल्यूम कंप्लीट की चेंज नहीं हुई है। So this is how we define a solid. Now we'll study about the characteristics of solids. The first characteristic of solids says that solids have a definite shape. This we have already studied in the definition. The next is that they have definite volume. ये भी हम already definition में देख चुके हैं. The third one says that they are negligible, they show negligible compressibility. तो अब ये negligible compressibility क्या है? कोई भी चीज कंप्रेसिबल तब होगी जब उसके बीच में स्पेसेस होंगी, उसके पार्टिकल के बीच में स्पेसेस होंगी, तो आप उसके पार्टिकल को वापस से एक साथ ला सकते हो, तो वो कंप्रेस हो जाएंगे, है ना। अब आप एक इमेजिन करो कि एक ट्रेन का एक कोच है, उसमें ऑलरेडी जो लोग बैठे हुए हैं वो कंप्लीटली एक दूसरे से बिल्कुल टाइट होकर बैठे हुए हैं, दे डोंट हैव स्पेसेस बिटवीन देम, they are joined and they are sitting on those seats. अगर आप उनको और मूव करके वहां पे किसी और को एडजस्ट करने की कोशिश करो या फिर उनको मूव करके स्पेस बनाने की भी कोशिश करो, so you won't be able to do that. तो सॉलिड का केस कुछ ऐसा ही है कि एक ट्रेन का कोच कंप्लीटली भरा हुआ है, उसमें जो लोग हैं वो बहुत बुरी तरीके से भरे हुए हैं और उसमें बीच में बिल्कुल भी स्पेसेस नहीं है। तो ऐसे होते हैं सॉलिड में पार्टिकल्स, तो वो कहीं से कहीं तक भी कंप्रेस नहीं हो सकते, आप उस पर कितना ही प्रेशर लगाने की कोशिश करो, है ना। ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो एक दो आदमी दरवाजे से बाहर गिर जाएंगे, लेकिन जो वो कंप्रेस नहीं हो पाएंगे। सिमिलर केस होता है सॉलिड्स के साथ, आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो कंप्रेस नहीं होगा। लेकिन एक और चीज है यहाँ पे जिसको हम बोल रहे हैं नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कंप्रेसिबिलिटी है तो पर बहुत कम है, बट ऐसी कंप्रेसिबिलिटी कुछ ही चीज शो करते हैं, जैसे कि फोम होता है, वो थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी आपको शो कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं, जब हम उस पर
प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एयर जो है वो बाहर की तरफ एस्केप कर जाती है. So that is why we say that solids are negligible, they show negligible compressibility. They are rigid in nature. Rigid in nature is again that they will not change their shape. If more pressure is applied, they may break down. वो टूट जाएंगे लेकिन वो अपनी shape change नहीं करेंगे. This is what we call rigidity. Next we come to liquids. How we are going to define a liquid? We say that substances which have definite volume but no definite shape are called liquids. तो liquids क्या है? वो substances जिनका वॉल्यूम तो डेफिनेट है लेकिन शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है. अब शेप तो डेफिनेट नहीं है, तो जब शेप डेफिनेट नहीं है तो वॉल्यूम कैसे डेफिनेट है? लुक, इन द फिगर वी हैव टू यूटेंसिल्स, एक बीकर है, एक कॉनिकल फ्लास्क है. So if we are taking approximately 200 ml of a liquid, अगर हम 200 ml लिक्विड लेते हैं, उसको कॉनिकल फ्लास्क में भी डालते हैं और उसी को वापस कॉनिकल फ्लास्क से हम बीकर में डाल देते हैं, तो जो बीकर में लिक्विड है उसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके से हो गई. जो कॉनिकल फ्लास्क में है उसकी शेप इस तरीके से है. तो दोनों की शेप डिफरेंट है बट वॉल्यूम कितनी है? 200 ml. वो तो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती. तो लिक्विड्स क्या है? वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है लेकिन शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है. They take up the space of the object in which they are placed. वो उस ऑब्जेक्ट की स्पेस को अपटेक कर लेते हैं जिसमें भी वो रखे गए हैं. ऐसा जो भी सब्सटेंस है उसे हम क्या कहते हैं? That they are liquid in nature. Now we come to the characteristics of liquid. So the first characteristic says that liquids do not have a definite shape. The second characteristic says that they do not have a definite volume. The third one says that they are compressible in nature. अब शेप और वॉल्यूम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना. और लिक्विड की जो शेप है वो डेफिनेट नहीं रहती है. इसका रीजन भी इसके पार्टिकल्स में ही था कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े एक दूसरे से, उनमें थोड़ी स्पेस होती है उनके बीच में, तो वो आराम से फ्लो करने लगते हैं. सो दे टेक अप द shape of the object in which they are kept. Next is they are compressible in nature. तो उनकी compressibility कैसे बनती है? क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है. जो सॉलिड्स में मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें मैंने बताया था कि उसके जो पार्टिकल्स के बीच में वहां पर क्या नहीं थी? स्पेस नहीं थी, इसलिए वो कंप्रेस नहीं हो पा रहा था. लेकिन लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेसेस होती हैं. अगर आप बैकग्राउंड में जो सर्कल्स हैं उनकी फिगर्स को देखोगे तो जो पहले वाला है एट द बॉटम, ये एक सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो सेकंड है इन द मिडिल, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ लिक्विड. सो जस्ट हैव अ नोट ऑफ इट दैट जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो बहुत कम है, लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं इनकी स्पेस थोड़ी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है. दैट इज व्हाई दे शो compressibility. And when they show compressibility, so they are not rigid in nature. क्योंकि उनकी शेप चेंज हो रही है इसलिए वो rigid नहीं है. The next thing, the next property of liquids, जिसके बारे में हमने solids में कुछ नहीं पढ़ा था, और वो इसलिए क्योंकि जो solids हैं वो उस property को show ही नहीं कर सकते. That is that liquids are fluid in nature. कोई भी चीज फ्लूइड तब होती है जब हम कहते हैं, फ्लूइडिटी का मतलब है दैट द सब्सटेंस कैन फ्लो. जो सब्सटेंस है वो फ्लो कर सकता है. लिक्विड्स फ्लो एंड वी ऑल नो दैट. सो लिक्विड्स आर फ्लूइड इन नेचर. The next state of matter we are going to study about is gases. So how do we define a gas? So we say the substances which do not have a definite shape or volume,
and it occupies the space of the vessel in the which it is kept. मतलब आप उसको जिस भी चीज में रख दोगे ना वो उसको completely fill करेगा. अगर आपने उस गैस को, you can imagine it by this कि अगर आप सेम अमाउंट की गैस को इतने से एक वेसल में स्टोर करके रखना चाहो आप तब भी कर सकते हो, और इतने बड़े में करो तब भी कर सकते हो. और दोनों केसेस में जो दोनों वेसल्स हैं वो कंप्लीटली फिलअप हो जाएंगे, खाली नहीं रहेगा कोई भी, सेम वॉल्यूम की गैस को. सो सब्सटेंसेस दैट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम and they occupy the space of the vessel in which it is kept, they are known as gases. After this we'll come to the characteristics of gases. So as already studied, gases do not have definite shape, they do not have definite volume, but they are highly compressible. अभी जब मैंने आपको बैकग्राउंड में जो सर्कल्स हैं उनको कंसिडर करने के लिए कहा था, दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट द मिडिल वन वाज रिप्रेजेंटिंग लिक्विड एंड द वन एट द बॉटम is representing a solid. The third one over here represents the gaseous state. Now just look at the difference between the intermolecular spaces कितनी है ना इसके बीच में. तो अब इतनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस है इसके बीच में, तो फॉर श्योर हम इसको कंप्रेस करके कितने छोटी सी जगह में ला सकते हैं. तो सेम गैस को हम स्टोर कर सकते हैं एक इतने से कंटेनर में भी, एंड सेम वॉल्यूम ऑफ गैस को हम इतने बड़े कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हैं. लेकिन जैसे ही हमने कंटेनर बदला गैस की वॉल्यूम भी चेंज हो गई. अगर ये 1 मीटर क्यूब का बॉक्स था तो गैस की वॉल्यूम कितनी थी 1 मीटर क्यूब, और अगर ये 5 मीटर क्यूब का बॉक्स है तो गैस की वॉल्यूम कितनी हो गई 5 मीटर क्यूब. सो इट डिपेंड्स ऑन द एरिया इन विच द गैस इज केप्ट. और क्योंकि इसको हम हाई कंप्रेस कर सकते हैं, दे आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर. द नेक्स्ट थिंग इज दैट गैसेस आर नॉट रिजिड, क्योंकि उनकी डेफिनेट शेप नहीं है एज सिमिलर टू लिक्विड्स, तो वो भी रिजिड इन नेचर नहीं होते हैं. एंड द लास्ट वन इज दैट दे आर फ्लूइड इन नेचर. तो जैसे लिक्विड्स फ्लो करते हैं गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं. जब आप अपना डीओ जो है उसको स्प्रे करते हो तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत दूर तक आपको आती है. सो दैट इज द रीजन दैट इट इज फ्लोइंग. वो फ्लो कर रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है. सो दे आर फ्लूइड इन नेचर. The last one is that they exert high pressure on the wall of the containers it is kept in. जब हमने characteristics of particles पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि जो gases होती हैं उसके जो particles होते हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी मूव करते हैं. जो मूवमेंट था उन particles का वो बहुत ज्यादा था. तो अगर ऐसा मूवमेंट होगा तो फॉर श्योर वो जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं वो उसकी जो वॉल्स होती हैं कंटेनर की उसमें जाकर वो प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं. दे बम्प इनटू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड ड्यू टू दैट बम्पिंग प्रेशर इज क्रिएटेड ऑन द वॉल्स. अब अगर ये एक पार्टिकल है और ये बार बार जाकर इस वॉल पे टकराएगा तो वॉल्स पे क्या होगा, उन पे प्रेशर एक्सर्ट होगा. So all these were the reasons, these were the characteristics of the states of matter. ये सारी चीजें जब हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था ऑलरेडी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड कर रही थी दोनों प्रॉपर्टीज, और ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये उन दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं. तो इनडायरेक्टली ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स पर ही डिपेंड कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इज अबाउट डिफ्यूजन. अब ये डिफ्यूजन क्या है या डिफ्यूजन को हम यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं. सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑफ सेम और डिफरेंट स्टेट. तो जब भी जो पार्टिकल्स हैं
वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के, मतलब किसी एक चीज का नहीं, किसी दो डिफरेंट सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं, वो भले ही सेम स्टेट की दो चीजें हों या फिर डिफरेंट स्टेट की दो चीजें हों, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन. नाउ व्हाई आर वी गोइंग टू स्टडी डिफ्यूजन ओवर हियर? रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल में आते हैं सॉलिड. सॉलिड, सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज नेग्लिजिबल. सॉलिड सॉलिड्स में मिक्स हो ही नहीं सकते. Not only we can say negligible, we can say this is not possible. The next one is solid and liquid. So yes, this is possible. Somehow we can dissolve sugar in water, right? So solid liquid का जो rate of diffusion है, that is higher than that of solid. Then solid and gases. So can solid substance diffuse into gaseous substances? Yes, by a way जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं लाइक द नैफ्थलीन बॉल्स, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं. नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट लिक्विड एंड गैस. कैन लिक्विड बी मिक्स्ड इनटू गैसेस? यस, दे कैन बी. ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर में मिक्स हो जाती है ना? सो नाउ ऑक्सीजन इज अ गैस एंड वाटर इज अ लिक्विड. एंड कैन गैस एंड गैस be mixed together? Of course they can be. Air क्या है? It is a mixture of gases, so they can be mixed together. So increasing order of rate of diffusion is solids, liquid and gas. So solids are the least diffusing. Solids वो हैं जिनका जो diffusion है वो सबसे कम होता है. I'm sorry about the arrows, they have been put in the reverse order. Solids are the least diffusing, then liquids are more diffuser, then solids and gases are the gases. The particle of gases can intermix to a higher extent. अब हमने यहाँ पे ये डिफ्यूजन का प्रोसेस पढ़ा ही क्यों? ये स्टेट्स ऑफ मैटर से बिल्कुल अलग था, बट ये हमें स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उसके बारे में बताता है. Whenever we are keeping them together, how they will behave. और इस पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर हमारे कुछ नेचुरल फिनोमिनन्स भी एक्ट करते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना और समझना जरूरी है. सो व्हाट आर दे? नाउ दिस इज आवर क्वेरी बनी. उसको कुछ चीजें समझ में नहीं आई, और वो क्या था? सबसे पहला, हाउ एक्वेटिक लाइफ इज पॉसिबल. देखो, एक्वेटिक लाइफ, वी ऑल नो दैट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग. अब पानी के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे हैं उन्हें वो ऑक्सीजन कैसे मिलती है? सो इससे पहले जो हमने डिफ्यूजन पार्ट पढ़ा है उसमें हमने ये देखा था कि गैसेस कैन डिसॉल्व इन लिक्विड. सो व्हेन गैसेस कैन डिसॉल्व इन लिक्विड, तो जो ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, एंड आर एक्वेटिक एनिमल्स हैव अ सिस्टम जिसमें जो एनिमल्स हैं वो वाटर में से ऑक्सीजन को ले सकते हैं. सो दैट इज हाउ एक्वेटिक लाइफ इज पॉसिबल. Our second query of our query bunny is that smell of food reaches us. How? So when the food is cooked, at that time the aroma of the food ना वो gaseous form में आता है, और वो वहां से लेके जो है वो एयर के साथ मिक्स होकर बहुत दूर तक अरोमा जो है वो ट्रैवल कर सकता है. तो यहाँ पे कौन सा हमें ये डिफ्यूजन देखने को मिल रहा है? गैसेस आर डिफ्यूजिंग इनटू गैसेस. एयर के साथ जो फूड के अरोमा है वो मिक्सअप हो जाती है और वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है. एंड यू नो व्हाट, जो हॉट कुक्ड फूड होता है, रिसेंटली कुक्ड फूड, उसका जो अरोमा है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर जाता है. इसलिए जिस टाइम पे खाना बन रहा होता है तो हमें उसकी जो स्मेल है वो बहुत दूर तक आती है. बट द कोल्ड फूड विच हैज ऑलरेडी बीन कुक्ड,
उसका जो अरोमा है वो आपको इतनी दूर तक नहीं आएगा। The next thing is about ice floats on water. Now what it has to do with any of these things? Generally we say that density of substances के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज जो है वो फ्लोट कर रही है, कौन सी चीज जो है वो सिंक करेगी। सो आइस तो सॉलिड स्टेट है और हम क्या पढ़ते हैं कि सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड्स, है ना, बट स्टिल आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. सो हाउ इज इट दैट इट हैपनिंग? एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, जब पानी को हम कूल करते हैं, ठीक है, तो एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर का एक एनोमलस बिहेवियर हमें देखने को मिलता है. अब ये एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस तक जब वाटर हीट हो जाता है, सॉरी कूल हो जाता है, तो वो एक्सपैंड करने लगता है. मतलब अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन अभी वो एक्सपैंड करने लगेगा. तो जब वो एक्सपैंड करता है तो एट 0 डिग्री सेल्सियस, 4 to 0 डिग्री सेल्सियस जब वो एक्सपैंड करता है तो उसकी वॉल्यूम बड़ी हो जाती है. तो डेंसिटी को हम कहते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. So if volume of anything will increase, its density will decrease. So that is why ice की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसकी वॉल्यूम इंक्रीज करने लगती है और इस वजह से वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन टाइटैनिक. टाइटैनिक मूवी में क्या हुआ था? आइसबर्ग जो था वो ऊपर फ्लोट कर रहा था ना. तो आइसबर्ग कैसे ऊपर फ्लोट कैसे कर रहा था? ड्यू टू दिस बिहेवियर ऑफ वाटर. Now we have our NCERT in text questions. जितना भी पार्ट हमने अभी तक पढ़ा है ये सारे क्वेश्चंस उसी के ऊपर बेस्ड हैं. ये आपकी NCERT बुक्स के मिड में दिए हुए हैं. The first one says arrange the following in order of increasing density. तो increasing density देखनी है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि सबसे कम डेंसिटी किसकी है, सबसे पहले वो होगा. तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा इसमें एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज. व्हाई? क्योंकि ये हॉट गैस है. जो भी चीज हॉट हो जाती है, गर्म रहती है, वो लाइटर होती है. अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एक जो गैस है वो दैट इज कूल एंड द अदर वन इज हॉटर देन दैट, तो वो जो हॉटर गैस है हमेशा वो उसकी जो डेंसिटी है वो कम रहेगी. द सेकेंड वन इज एयर, बिकॉज एयर इज कूल ओवर हियर. The third one is chalk. Now chalk floats on water. Then cotton. Cotton also floats on water. Then water. Then honey and then iron. अब ये chalk और cotton दोनों ही जो है वो सॉलिड्स है. बट अगर आप इनको चॉक के पाउडर को और कॉटन को वाटर के ऊपर स्प्रिंकल करोगे तो क्या होगा? दे विल फ्लोट. कॉटन जो है वो कब सिंक करती है? जब वो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, वो सिंक तब करती है. एंड आयरन, उसकी तो डेंसिटी फॉर श्योर वाटर से ज्यादा होनी ही है. एंड व्हेन एवर यू पोर हनी इनसाइड वाटर, तो हनी अपने आप नीचे चला जाता है. द नेक्स्ट इज टेबुलेट द डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक हमें पढ़े हैं उनको सिर्फ हमें टेबल की फॉर्म में लिखना है रिगार्डिंग देयर शेप, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी. Then they say comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity. इन सब के ऊपर आपको जो है कमेंट करना है. मतलब आपको इन सब के बारे में बताना है कि स्टेट्स ऑफ मैटर में ये सारी चीजें जो हैं वो कैसे कैसे कौन कौन सी स्टेट में हैं. The next is give reasons. A gas fills completely the vessel in which it is kept. तो इसके रीजन क्या आ जाएंगे? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, और जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा रैंडम मोशन में रहते हैं. दैट इज व्हाई इट फिल्स द वेसल कंप्लीटली. तो तीनों पॉइंट इसमें इंक्लूड होंगे, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है,
इसलिए पार्टिकल्स वो बहुत ज्यादा इधर उधर भाग सकते हैं और उनके बीच की जो स्पेसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं. So that is why a gas can fill the vessel completely in which it is kept. The next is a gas exerts pressure on the walls of the container. तो ये मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है कि जो गैशियस पार्टिकल हैं, क्योंकि वो रैंडम मोशन में रहते हैं, वो बार बार जाके स्ट्राइक करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड दैट इज व्हाई दे एक्सर्ट प्रेशर ओवर देयर. अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड. अब ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है. वुडन टेबल को हम सॉलिड कहेंगे, ये तो फैक्ट है ना. फॉर मेनी पीपल दे से दिस इज फैक्ट. तो हम इसको एक्सप्लेन क्या करें, इसके लिए रीजन क्या दे. तो आपको जब ऐसी चीजें आती हैं तो ये बताना पड़ता है क्योंकि उसकी शेप जो है वो डेफिनेट है, क्योंकि उसकी वॉल्यूम डेफिनेट है, क्योंकि वो रिजिड है, इट इज नेग्लिजिबल, इट शोज नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. क्योंकि उसके ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं इसलिए हम उसे सॉलिड बोलेंगे. Next is we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. अब एयर के पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में स्पेसेस हैं, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है. तो अगर कहीं पे स्पेस होता है तो आप उसको आराम से जो है अलग कर सकते हो, किसी चीज को हटा सकते हो, लेकिन जिनके बीच में स्पेस ही नहीं है आप उसको कैसे हटाओगे. So here the characteristic of space between particles will apply. Question number 4 says liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. So this part has already been explained, that why ice floats on water. So with this, we will be ending our today's video. Thank you all for watching this, and I would like to request you all to please like, share and subscribe the channel.